आईसीजे में अभी तक जो तमाम चीजें चल रही हैं, आपके पास क्या क्या जानकारी है? मैन पिटिशनर तो इसमें बताया जा रहा है कि साउथ अफ्रीका ही है, लेकिन इसके अलावा और भी कई देश को पिटिशनर उनके साथ बन गए हैं। बताया जा रहा है सुनवाई कल भी चलेगी। अभी तक की क्या जानकारियां हैं? आप सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ सवाल यही पैदा हो रहा है कि कैसा भी आदेश है, अगर वो जारी हुआ तो क्या वो वाकई में इजराइल के लिए कोई मुसीबत खड़ी कर सकता है, और इजराइल के साथ साथ अमेरिका के लिए किसी तरह की कोई मुसीबत, कोई दिक्कत, कोई दुश्वारी खड़ी कर सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि रूस जो है अभी अमेरिका को और मौका देना चाहता है, या जैसे वो पूरी दुनिया में बेनकाब होता जा रहा है इसलिए और बेनकाब करना चाहता है, और या इन जो ये अरब देश हैं इनको डरा के दिखाना चाहता है, देखो भैया अरब तो अमेरिका तो तुम्हारा दुश्मन है ही है, मेरे साथ जब तक पूरी तरह डट के नहीं खड़े हो जाओगे तब तक मैं अमेरिका को उस तरीके से जवाब नहीं दे पाऊंगा। अब वो कह रहे हैं कि हम नहीं मानते हैं, मान लीजिए, तो क्या मनवाने के लिए क्या किया जा सकता है? और जिस तरीके से वो तेवर दिखा रहे हैं, और फिर अगर वो कोई हमला करते हैं और इस यूएनएससी प्रस्ताव के बाद क्या अमेरिका को मौका नहीं मिल जाएगा उनके ऊपर हमला करने का? धाकड़ खबर, बेखौफसमा, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। यूं तो अभी आईसीजे में सुनवाई शुरू हो चुकी है, उसकी ज्यादा जानकारी हमारे पास नहीं आ पाई है, लेकिन इस मुद्दे पर पूरी दुनिया अपना ध्यान केंद्रित करे हुए बैठी है, क्योंकि वहां से इजराइल के खिलाफ ही नहीं, अमेरिका के खिलाफ भी कोई बड़ा आदेश पारित हो सकता है झटके के तौर पे। इसके अलावा यूएनएससी में भी कल एक प्रस्ताव पास हुआ है। हूथियों से कहा गया है कि वो इजराइल का जहाज छोड़ दें, उसके जो लोग बंधक बना रखे हैं उनको रिहा कर दें, लेकिन बावजूद इसके हूतीज जो है वो हमले करने से नहीं हट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो ऐसे राजनीतिक ड्रामेबाजी प्रस्तावों को मानते ही नहीं हैं। तो इन दोनों घटनाक्रमों को कैसे देखा और समझा जा सकता है, और क्या वर्तमान स्थिति फिलहाल बनी हुई है इजराइल फिलिस्तीन जंग के बीच, उसी के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारे साथ फिर से एक बार स्काइप के जरिए जुड़ रहे हैं कृष्णकांत जी, यानी के जी, भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, और आप लोग अब उनके जो नजरियात हैं उसे सुनने के लिए बड़े व्याकुल रहने लगे हैं, बड़ी डिमांड करने लगे हैं कि उनसे और भी बहुत सारे मुद्दों पर बात की जाए। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। मेरा पहला सवाल आईसीजे को लेकर है। आईसीजे में अभी तक जो तमाम चीजें चल रही हैं, आपके पास क्या क्या जानकारी है? मैन पिटिशनर तो इसमें बताया जा रहा है कि साउथ अफ्रीका ही है, लेकिन इसके अलावा और भी कई देश को पिटिशनर उनके साथ बन गए हैं। बताया जा रहा है सुनवाई कल भी चलेगी। अभी तक की क्या जानकारियां हैं? जी हाँ, जैसा आपने शुरू में ही बताया कि आईसीजे की कार्रवाई से अभी तक हम लोग वाकिफ नहीं हो चुके हैं क्या चला है। पिटिशनर की संख्या में इजाफा हुआ, तकरीबन 10 से 12 के बीच में है। कुछ खास नाम यूं हैं, बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राजील को तो होना ही था, कोलंबिया भी शामिल है, जॉर्डन भी शामिल है, मलेशिया, मालदीव्स, अशर है, छोटा सा देश लेकिन है, नामीबिया, टर्की को होना था, वेनेजुएला, ईरान तो खैर है ही है, मोरक्को पता नहीं कहां से शामिल हो गया। मैं बहुत इस पे अभी जानकारी नहीं कंफर्म हो पाया। निकारागुआ और सऊदी अरबिया भी है। और जहां तक इसकी बात है, दो मांग खास रूप से है। एक तो इमीडिएट है कि यह आईसीजे यानी वर्ल्ड कोर्ट तुरंत आदेश पारित करे कि युद्ध की समाप्ति हो, और जहां तक इजराइल को एक दोषी करार दिया जाए मास मर्डर का, जेनोसाइड का, नरसंहार का, इसमें कहते हैं कि महीनों या सालों लग सकता है। वो देखते हैं क्या होता है। जी, दो चीजें वहां पे होनी है। एक तो इजराइल को जनसंहार का दोषी करार दिया जाना है, दूसरा अभी फिलहाल जो जंग चल रही है उसको लेकर एक आदेश जारी होना है। लेकिन इसको लेकर जो वकीलों की एक फौज खड़ी हुई है, जैसे मैं खबर पढ़ रहा था कि दुनिया के 1000 से ज्यादा बुद्धिजीवी जो हैं साउथ अफ्रीका की इस अर्जी के साथ खड़े हो गए हैं। जो ब्रिटेन में लेबर पार्टी का पूर्व चीफ रह चुका है, जो लेबर पार्टी पता नहीं अब कंजर्वेटिव पार्टी के साथ खड़ी दिखाई दे रही है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही जंग में इजराइल के साथ, लेकिन पूर्व प्रमुख जो है वो साउथ अफ्रीका का मुकदमा लड़ने के लिए खुद हैग पहुंच गया है। शायद आप कॉर्बिन की बात कर रहे हैं या दूसरे लोग भी हैं? जी, उन्हीं की बात कर रहा हूं, कॉर्बिन। तो हाँ, तो ये काफी लोग ऐसे पहुंचे हुए। ये मुकदमा में सब बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन एक दूसरे की मदद जरूर करेंगे। और इजराइल से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो
तथाकथित रूप से लेफ्टिस्ट हैं भी, वह भी उसमें पहुंचे हुए हैं और कहते हैं कि ये हमारा राष्ट्र धर्म है कि हम जो जेनोसाइड आज इजरायली सरकार और उसकी मिलिट्री कर रही है उसका हम खिलाफ करें और उसको बेनकाब करें। तो अब 2 दिन में कितना सुनवाई होगी ये मुझे थोड़ा आश्चर्य है, लेकिन जो लंबी प्रक्रिया है वो उसमें वो जरूर उसमें शामिल होंगे और 15 जज बैठे हैं और ये पूरे विश्व को एक तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इजराइल को आज नहीं तो कल, हालांकि लंबा समय लगेगा, इजराइल पूरी तरह से कोशिश करेगा कि इसको खत्म किया जाए और अमेरिका वगैरह जो हमें मालूम है इन जजों को खरीदना, इन पर दबाव डालना, यह पूरी कोशिश करेंगे। वैसे ही जैसे कि अन्य देशों में भी होता है वहां भी हो रहा है, अमेरिका इससे कोशिश कर ही रहा है। लेकिन एक उम्मीद मुझे पूरी है कि जो इमीडिएट डिमांड है, हालांकि ऑलरेडी देर हो चुका, हफ्ता भर हो चुका है जब से साउथ अफ्रीका गया था यह मांग लेके कि तुरंत इस जेनोसाइड को बंद किया जाए। यह यूएनएससी में भी गया, हालांकि अमेरिका ने इसको इंस्टॉल कर दिया, मतलब उसको खत्म कर दिया। शायद उस पे वो वर्डिक्ट कल तक दे सके या परसों तक दे सके। जी, कल या परसों तक कोई आदेश वहां से सामने आ सकता है। लेकिन जैसा आपने कहा कि अमेरिका जो है दबाव बना सकता है और ऐसा ही आरोप आज बैरूत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमास के लीडरों ने अमेरिका पर लगाया है कि अमेरिका साउथ अफ्रीका द्वारा दाखिल की गई अर्जी के मामले में पहले से ही आईसीजे पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये दबाव की राजनीति जो है वो सब जगह ही चलती है सर। यह तो अभी जो यूएन में हो रहा है, आईसीसी में हम देख चुके हैं, आईसीजे की बात हो ही रही है। जितने भी ऐसे तो साफ दिख रहा है कि तथाकथित तर्क और न्याय की बात नहीं है, यह विज्ञान पर आधारित बिल्कुल नहीं है। जिसका भैंस, जिसके डंडा उसी का भैंस, वही वाली बात है और कुछ भी नहीं है। पूरे विश्व में, हमारे देश में, अन्य जगहों में आज वही चल रहा है। शायद ही कुछ जगह हो जहां की तर्क का या लीगल का या संविधान की बात होती है और ये तो यहाँ पे खुलेआम है। इस आईसीजे के आदेश के बाद ही इजराइल उसकी बात को माने ना माने यह निर्भर करता है, क्योंकि उसके पीठ पीछे अमेरिका खड़ा है पूरी ताकत के साथ, यूके खड़ा है, नाटो के लोग हैं और पूरी तरह से उनकी है कि भाई तुम जो करना चाहते हो करो। इस जो छोटा सा भूभाग बचा हुआ पूरे पैलेस्टीन लैंड में, जिसका नाम गजा स्ट्रिप या गजा पट्टी कहते हैं, उसको तुम अपने अधीन ले लो, अपने कंट्रोल में कर लो। हालांकि एक सवाल यह भी है कि क्या गजा इस्तेमाल करने लायक बचेगा। जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ सवाल यही पैदा हो रहा है कि कैसा भी आदेश है अगर वो जारी हुआ तो क्या वो वाकई में इजराइल के लिए कोई मुसीबत खड़ी कर सकता है और इजराइल के साथ साथ अमेरिका के लिए किसी तरह की कोई मुसीबत, कोई दिक्कत, कोई दुश्वारी खड़ी कर सकता है। मुश्किल सबसे बड़ा यही है इन देशों के लिए, सबसे बड़ा कि वहां की जनता भी, इजराइल की जनता, अमेरिका जनता तो है ही है, यूके में भी, इंग्लैंड में। और वैसे बाय द वे बता दूं कि 1 साल पहले तक अमेरिका में 5 लाख लोग बेघर थे, वो 5.5 लाख हो गए। यूके में गरीबीकरण बढ़ रहा है। तो यहाँ की जनता, और जर्मनी की बात शायद कल हमने बात की थी या नहीं, देखा था, वहां हजारों हजार किसान सड़क पे आके उन्होंने गोबर वगैरह लाके पूरा म्यूनिक में, वहां के राजधानी में वो लाके गिरा दिया है कि हमें शांति से नहीं रहने दे रहे हो, हमें जो भी मिलता था सरकार की तरफ सब्सिडी उसको खत्म कर रहे हो और यहाँ का पैसा अस्त्र शस्त्र के रूप में तुम यूक्रेन को दे रहे हो। तो ये जनता खड़ी हो रही है, सबसे बड़ी बात है कि जनता खड़ी हो रही है, जनता तैयार हो रही है। और दूसरा ये बात है कि अमेरिका की भी हालत अब पहले जैसी नहीं रही है, पूरा यूरोप कमजोर पड़ रहा है, आर्थिक ही नहीं, ठीक है, सैन्य तरीके कुल मिला के हम जी। लोग ये कह सकते हैं कि जो भी ये जजमेंट होगा ये नैतिक तौर पे इजराइल और अमेरिका के लिए एक हार जैसा हो सकता है, नैतिक तौर पे, सिर्फ नैतिक तौर पर तो है ही है, हालांकि नैतिक रूप से बेशर्म हो चुके हैं। वहां की जनता, वहां की आर्थिक स्थिति, वहां की मिलिट्री स्थिति, हर तरह से ये लोग कमजोर हो रहे हैं। जी, चलिए, खैर आप कह रहे हैं कमजोर हो रहे हैं, ऐसी तमाम चीजें आ भी रही हैं क्योंकि आज ही एक सर्वे छपा है ब्रिटेन का, 71% लोग ये चाहते हैं
कि जो जंग चल रही है इजराइल फिलिस्तीन के बीच, उसमें ब्रिटेन जो है अब इजराइल का साथ ना दे और इस जंग को रुकवाने का काम करे। और आप जानते हैं ऋषि सुनक ने भी कह दिया है कि चुनाव वो अगले साल नहीं कराएगा, इसी साल में कभी भी वो चुनाव करा सकता है, म्युनिसिपल के चुनाव मई में होने के बाद। अब रुक करते हैं यूएनएससी का। यूएनएससी में कल कमाल का प्रस्ताव पास हो गया। यूएनएससी ने 2 मिनट में प्रस्ताव पास कर दिया। ये वो यूएनएससी है जहां पर गाजा में युद्ध विराम के लिए जब भी कोई प्रस्ताव लाया गया तो पहले तो वीटो कर दिया गया। अगर प्रस्ताव पास भी हुआ तो अमेरिका ने 4-4, 5-5 दिन जो है वोटिंग नहीं होने दी। यानी ये भी अमेरिका का पिट्ठू है सिर्फ यूएनएससी। यूएनएससी और यूनाइटेड नेशन पूरा का पूरा भले ही कई बार उसके खिलाफ 170-160 देशों ने वोट दिया है, लेकिन कल वाला वर्डिक्ट या कल वाला जो पास हुआ रिजोल्यूशन बड़ा आश्चर्यजनक था। 11-0 से हुआ और यह यूएस जापान द्वारा लाया गया था। यहाँ रूस और रशिया, इसके साथ 2 और अन्य देश मोजाम्बिक और अल्जीरिया भी तटस्थ रहे। पता नहीं इनकी क्या मजबूरी थी। यह भी बताऊं कि यह पास होने के पहले रशिया ने 2 अमेंडमेंट लाया। पहला यह था कि हुतीस के खिलाफ केवल रिजोल्यूशन ना लाया जाए, उसको जोड़ा जाए जो गाजा पट्टी में हो रहा है, क्योंकि हुती इसीलिए कर रहे हैं। हुती कोई समुद्री डाकू नहीं है, वह एक देश यमन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसलिए वहां इन्होंने नाकाबंदी की हुई है, क्योंकि वहां से अस्त्र शस्त्र और अन्य सामान जा रहे हैं इजराइल को, जिससे इजराइल जो नरसंहार कर रहा है उसको उसमें बल मिल रहा है। उसको अमेरिका ने खारिज कर दिया, कहा कि उसका कोई रिलेशन नहीं, हुतीज अलग है, ये बदमाश है, ये जबरदस्ती घुसे हुए वगैरह वगैरह। दूसरा इनका था कि अमेरिका का यह प्रस्ताव है कि उनका अधिकार बनता है, देशों का अधिकार बनता है कि समुद्री तट पर जैसे रेड सी और जहां भी है वह अपनी जो उनके जहाज जाते हैं उनका सुरक्षा का अधिकार है, यानी आर्म्स अम्युनिशंस का इस्तेमाल करने का अधिकार है। देखिए कैसे छुपा हुआ है। यह रशिया ने लाया इसको हटाया जाए, अमेरिका ने कहा नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, इसके बिना कैसे चलेगा। मान लेता हूं कि यह दोनों अमेंडमेंट जो लाया गया प्रस्ताव में उसको अमेरिका ने खारिज किया, तो क्या इसको डिले नहीं कर सकता था? क्या इस पे वीटो नहीं लगा सकता था? चाइना से इसकी उम्मीद नहीं है, चाइना तो चुपचाप ऐसे ही बैठा हुआ है। चाइना की जहां तक खबर है उसका खुद जहाजी बेड़ा जो है वहां पे खड़ा होके रेड सी के साउथ में अपने जहाजों को पास कर रहा है। जो अफ्रीका के सदर्न टिप पॉइंट है वहां भी उसका जहाजी बेड़ा है ताकि जरूरत पड़े तो जाए। तो इसलिए चीन से मुझे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन रूस ऐसा क्यों हुआ, यह एक बहुत आश्चर्यजनक बात है। डिप्लोमेटिकली क्या थक गया है, हर जगह हर मुहिम पर हर मुकाम पर लड़ रहा है। यहाँ पे यह पूरे के पूरे इस युद्ध को जो एक रेसिस्टेंस है ईरान के द्वारा जिसके पीछे रूस खुद है उसको कमजोर करता है। यह थोड़ी सी बहुत आश्चर्यजनक बात है। क्या अमेरिका अंदर ही अंदर कुछ फ्रीडम दे रहा है? क्या वहां पे युद्ध जहां वो खुद रूस लड़ रहा है यूक्रेन के खिलाफ वहां पे कुछ प्रस्ताव आने वाला है? मुझे नहीं मालूम, ऐसा कुछ दिखा नहीं है, लेकिन इस पर नजर रखनी पड़ेगी। जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि रूस जो है अभी अमेरिका को और मौका देना चाहता है, या जैसे वो पूरी दुनिया में बेनकाब होता जा रहा है इसलिए और बेनकाब करना चाहता है, और या इन जो ये अरब देश हैं इनको डरा के दिखाना चाहता है देखो भैया अरब तो अमेरिका तो तुम्हारा दुश्मन है ही है, मेरे साथ जब तक पूरी तरह डट के नहीं खड़े हो जाओगे तब तक मैं अमेरिका को उस तरीके से जवाब नहीं दे पाऊंगा। ये अरब देशों की तरफ से अब मैं इस पे पहले भी बातें कर चुका हूं, इनका तथाकथित यूनिटी है, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी है, यह यूनिटी नहीं है। यह पूरे के पूरे केवल अपने पूंजी को बढ़ाने के लिए, अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए, भले ही इसमें कुछ लोग आईसीजे के साथ चले गए हों, लेकिन यहाँ पे फिलिस्तीन जनता के साथ वो खड़े नहीं है। यह खुलेआम है। रूस हो सकता है जैसा आपने कहा इसकी संभावना बनती है, कई सारी संभावनाएं बनती, कई सारी चीजें होंगी, लेकिन हुतीस को इस तरह से अकेले में छोड़ना यह गलत बात हुआ है। यह फिर से आधार बनता है अमेरिका जो कि पहले उसने कोशिश की थी तथाकथित 10 या 20 देशों को लाकर प्रॉस्पेरिटी गार्जियन के नाम से, वह उसका टाइम फिक्स हो गया। लेकिन अब उसकी कोशिश है कि यूके के साथ मिलके यानी नेटो के साथ मिलके, हालांकि फ्रांस जर्मनी शायद नहीं आएगा, लेकिन फिर भी उसकी कोशिश है कि हुतियों के खिलाफ में वह एक जंग शुरू करे। हालांकि इस वर्डिक्ट का, इस रिजोल्यूशन का हुतीस कमांडर ने पूरी तरह से उसको खारिज कर दिया, कहा कि यह पॉलिटिकल गिमिक है, यह एक तमाशा है, हम इसको नहीं मानते। जी
अब वो कह रहे हैं कि हम नहीं मानते हैं, मान लीजिए, तो क्या मनवाने के लिए क्या किया जा सकता है? और जिस तरीके से वो तेवर दिखा रहे हैं, और फिर अगर वो कोई हमला करते हैं और इस यूएनएससी प्रस्ताव के बाद क्या अमेरिका को मौका नहीं मिल जाएगा उनके ऊपर हमला करने का? हुतीस तो तैयार हैं, पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस तैयार हैं, बलिदान देने के लिए तैयार हैं। उन्हें पता है कि हमारी क्या हालत होगी। हिजबुल्लाह भी तैयार हैं, वो तो युद्ध लड़ ही रहे हैं। ईरान और उसके साथ जो बाकी रेसिस्टेंस फोर्सेस हैं वो भी सब तैयार हैं। जहां तक अमेरिका और चीन और रूस की बात है, चीन को दरकिनार करें, ये दोनों एक दूसरे पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रॉक्सी वार के लिए तैयार हो रहे हैं। शायद यह भी संभावना बनती हो कि जानबूझकर रूस ने कहा कि भाई ये गलती होगी या जो भी होगा हम पीछे हटते हैं, युद्ध को और फैलने दो, क्योंकि यदि इसे रुकता तो युद्ध कुछ दिन और टलता। और जहां तक युद्ध को रोकने का है, सबसे बड़ा तो चीज यही है कि अमेरिका वहां युद्ध विराम करवा दे और आईडीएफ यानी इजरायली फोर्सेस वहां से वापस आ जाएं। और हुतियों की एक मांग और है कि जो भी मेडिकल और फूड, जो भी उनके ट्रक और बाकी सब पूरे वर्ल्ड से जा रहे हैं गाजा पट्टी में, उसको जाने दें। आप मान जाओ, हुतीज भी तैयार हैं जी। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि हूतीस भी अपनी शर्तों पर तैयार हैं, लेकिन लगता नहीं है कि ये अमेरिका युद्ध विराम चाहता है, और ना ही ऐसा लगता है कि रशिया भी युद्ध विराम चाहता है। दोनों लगता है कि एक दूसरे को शायद घिसने, परखने और लोगों के सामने बेनकाब करने या अपने आप का वजूद दिखाने की कोशिशों के बीच लगे हुए हैं और प्रॉक्सी वार का खेल खेल रहे हैं। अब इसमें अमेरिका की जीत होगी, क्या आने वाले वक्त में रशिया की जीत होगी, ये पता चलेगा। आपने वक्त दिया और बहुत अच्छे से तमाम चीजों पर प्रकाश डाला, बहुत शुक्रिया। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू मिस्टर अकरम।